हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। आशा है आपने सभी पुरानी वीडियोस देख ली होंगी और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टडी जीके सेट 24। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्राचीन भारत के कौन से शासक ने जैन धर्म को अपनाया था। देखिए, जैन धर्म की बात की जा रही है तो इसके जितने भी गुरु होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है और इसके संस्थापक की बात करें तो देखिए इसके जो संस्थापक थे यानी कि जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। इन्होंने ही इस धर्म की स्थापना की थी। और अगर हम बात करें कि प्राचीन भारत का ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, तो ध्यान में रखिएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, इन्होंने ही इस जैन धर्म को अपनाया था। जब देखिए जैन साहित्य के अनुसार इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब मगध में अकाल पड़ा था तब ये श्रवणबेलगोला के स्थान पर चले गए थे जो कि कर्नाटका के हासन जिले में है। तो यहाँ पर इन्होंने भद्रबाहु जो कि एक जैन भिक्षु थे, इनसे इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। अशोक की बात करें तो देखिए जो अशोक हैं ये बिंदुसार के पुत्र हैं और बिंदुसार हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। और अगर हम अशोक की बात करें तो देखिए अशोक ने अपने अंतिम समय में बुद्ध धर्म को अपनाया था और ये शिक्षा ली थी उन्होंने उपगुप्त से। बिंदुसार हैं, इनको पतंजलि नामक जो बुक है उसके अनुसार इनको अमित्र घात कहा गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य है, इनको सेंडोकोट्रस यानी कि जो भारतीय स्वतंत्रता का जन्मदाता है ये कहा गया है। और इन्होंने जब ये श्रवणबेलगोला में गए थे तो इन्होंने सलेखना पद्धति से अपना जीवन त्याग किया था। समुद्रगुप्त हैं, ये गुप्त वंश के एक शासक हैं। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में ट्विटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए ट्विटर की बात करें तो इसको स्थापित किया गया था 2006 में और इसकी जो स्थापना है वो की थी जैक डोर्सी ने। और जैक डोर्सी ही हैं ये वर्तमान में इसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। कंट्री के बारे में बात करें तो ध्यान में रखिएगा ये एक अमेरिकन कंपनी है और इसके अंतर्गत ये एक नेटवर्किंग सर्विसेज देता है जिसमें लोग अपनी पोस्ट कर सकते हैं और लोगों के साथ में मैसेजेस के द्वारा इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो भी मैसेज किए जाते हैं उनको कहा जाता है ट्वीट। तो देखिए ध्यान में रखिएगा कि जो ट्वीट की बात करें कि ट्वीट क्या है, तो ये जो ट्विटर के अंतर्गत जो मैसेजेस किए जाते हैं उनको ही ट्वीट्स कहा जाता है। और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है ये है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। तो देखिए अगर हम इसके नए ट्विटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो ये चुने गए हैं पैट्रिक पिचेट और ये एक कनाडा के बिजनेस पर्सन हैं। जैक डोर्सी ने इनकी स्थापना की थी। और अगर हम अनिल वल्लूरी की बात करें तो देखिए हाल ही में जो गूगल क्लाउड है इसके भारत में सीईओ अनिल वल्लूरी को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी पैट्रिक पिचेट। बायोस का पूरा नाम क्या है। देखिए बायोस है ये कंप्यूटर से संबंधित एक शब्दावली है और ये एक प्रकार का प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत जब भी हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो जब बाद में इसको टर्न ऑन किया जाता है तो ये इसके बूटिंग के काम में आता है। और ये जो भी हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसकी जो डिवाइसेस होती हैं इन दोनों को ही अटैच करता है। और अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सल्तनत काल में कौन से शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। देखिए सल्तनत काल की बात की जा रही है तो ध्यान रखिएगा सल्तनत काल में कुल 5 वंश आते हैं जिसको आप ट्रिक से याद रखिएगा। गिल खिला तब सैयद लोदी आए। गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, खिल से हो जाएगा खिलशी वंश, तब से होगा तुगलक वंश, सैयद से सैयद वंश और लोदी से लोदी वंश। अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा शासक था इन्हीं के वंशज में से जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था, तो देखिए एक ऐसा शासक जिसको पागल राजा की उपाधि दी गई है जो कि है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्होंने ही अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। अगर हम इनके शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल आता है 1325 से लेकर 1351 का। और देखिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक है इनके बारे में कि इनको सबसे पढ़ा लिखा राजा भी कहा जाता है और सबसे मूर्ख राजा भी कहा जाता है। क्योंकि देखिए
मूर्ख राजा की बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी बिल्कुल केंद्र से इन्होंने हटाकर 1300 किलोमीटर लगभग दूर इन्होंने अपनी देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन देखिए ये एक सबसे पढ़ा लिखा राजा भी था और इनको एडवर्ड थॉमस के द्वारा मनियारों का राजकुमार की उपाधि भी दी गई है। तो ये सारे फैक्ट्स आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इल्तुतमिश की बात करें तो इन्होंने देखिए अपनी जो राजधानी है ये लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी और ये एक गुलाम वंश के दूसरे शासक हैं और इनकी पुत्री रजिया सुल्तान हैं जो कि दिल्ली की पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका हैं। और जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इनके बारे में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं कि इनका एक तो आता है 1301 का रणथंभौर विजय और 1303 की आती है इनकी चित्तौड़गढ़ विजय। सिकंदर लोदी हैं, ये लोदी वंश के दूसरे शासक रहे हैं और इन्होंने 1504 में इन्होंने आगरा की स्थापना की थी और 1506 में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। और देखिए इनके बारे में एक और विशेष आती है बात कि इन्होंने गुलरुखी नाम से ये शीर्षक से कविताएं लिखा था जो कि फारसी कविताएं होती थी और इनका जो नाम है बचपन का वो है निज़ाम खां। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? देखिए इस चित्र को देखकर आप समझ गए होंगे कि जो बुल एंड बियर शब्द है ये संबंधित है शेयर मार्केट से। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी। देखिए ये शेयर मार्केट से कैसे संबंधित है, क्योंकि जो शेयर मार्केट में जब मार्केट ओपन होता है तो इसमें दो प्रकार के मार्केट आते हैं, एक तो आता है बियर मार्केट और एक आता है बुल मार्केट। देखिए जो बियर मार्केट है ये कंडीशन होती है मंदी की, यानी कि जब भी कोई भी शेयर है उसके मार्केट में खरीदार मौजूद नहीं होते और इसी वजह से जब ये आशंका लगाई जाती है कि आने वाले समय में किसी न किसी शेयर के भाव गिरेंगे यानी कि मार्केट में मंदी आएगी, ट्रेड नीचे जाएगा, तब उस मार्केट को कहा जाता है बियर मार्केट। और इसको आप इस बात से समझ सकते हैं, देखिए जो बियर होता है ये नीचे की तरफ देखकर ही हमेशा चलता है, तो यानी कि मार्केट की कंडीशन भी नीचे ही होगी। अगर हम बात करें बुल मार्केट की तो देखिए बुल मार्केट को आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसको बीट करता है। तो यानी कि जब मार्केट में जो कंडीशन होगी वो होगी तेजी की, यानी कि जो भी शेयर्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ेंगे, मार्केट भी ऊपर चढ़ेगा, इसका इंडेक्स बढ़ेगा, तब इस कंडीशन को कहा जाता है बुल मार्केट। तो देखिए बुल और बियर शब्द हैं ये संबंधित हो जाएंगे शेयर मार्केट से। और फास्ट टैग की बात करें तो ये संबंधित है टोल टैक्स से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेयर मार्केट। देखिए बुल एंड बियर शब्द संबंधित है शेयर मार्केट से, ये तो ध्यान में रह जाता है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है, यानी कि बियर मार्केट कब होता है और बुल मार्केट कब होता है, ये हमें अक्सर ध्यान नहीं रहता। तो आज से आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। भरत भारती पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए ये पुस्तक है भरत भारती जो कि हिंदी लेखक मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो देखिए इन्होंने रामकृष्ण परमहंस कंपनी की स्थापना की थी, यानी कि जो रामकृष्ण परमहंस मिशन है इसकी स्थापना की थी, क्योंकि जो परमहंस हैं ये इनके गुरु थे। और प्रेमचंद की बात करें तो इनकी गोदान और गबन जो दो रचनाएं हैं ये भी बहुत बार पूछे जाती हैं, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नाबार्ड देखिए इसको लिखा जाता है NABARD और इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1982 में और इसके जो वर्तमान में नए चेयरमैन बनाए गए हैं ये हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। 2020 में इनको नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। और जो मनोज मुकुंद निर्वाणी हैं ये हमारे जो इंडियन आर्मी है इसके नए चीफ हैं। और जो हर्ष कुमार भानवाला हैं ये इसके प्रारंभ में चेयरमैन थे, यानी कि इनसे पूर्व में जो चेयरमैन थे गोविंदा राजुलू चिंटाला से इनसे पहले हर्ष कुमार भानवाला थे। लेकिन अगर हम बात करें कि जो नाबार्ड हैं इनके पहले चेयरमैन कौन थे तो ध्यान में रखिएगा जो M रामकृष्ण नैयर है ये इसके पहले चेयरमैन थे। तो ये सारे फैक्ट्स आप यहाँ ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं। देखिए ये आप यहाँ पर इसका सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं बोर्नियो द्वीप का। यहाँ पर ये जो द्वीप है ये आता है बोर्नियो द्वीप और इसकी लोकेशन आप देखिए ये तो आता है श्रीलंका, यानी कि ये है हमारा साउथ ईस्ट जो एशिया है उसकी लोकेशन है। और यहाँ पर जो मलेशिया, सिंगापुर और जो इंडोनेशिया है इन तीनों देशों की एरिया में आता है ये वाला बोर्नियो द्वीप जो कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो देखिए जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है इसमें नाम आ जाएगा बोर्नियो का। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी।
देखिए ग्रीनलैंड की बात करें तो ये डेनमार्क के अंडर में आता है और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आपको मुझे बताना है कि जो एशिया का सबसे छोटा द्वीप है वो कौन सा है और विश्व का सबसे छोटा द्वीप है वो कौन सा है। बोर्नियो के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसका विश्व में नंबर आता है 3 पे, यानी कि एशिया का तो ये सबसे बड़ा द्वीप है लेकिन विश्व का ये तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। जावा और सुमात्रा की बात करें तो देखिए ये दोनों ही इंडोनेशिया के अंदर आती हैं, यानी कि इसका जो अधिकार है इस पर ये इंडोनेशिया कंट्री का आता है। जापान का नागासाकी शहर कौन से द्वीप पर है। देखिए जो जापान है ये मुख्य रूप से 5 द्वीपों पर बसा हुआ है और अगर हम बात करें इसके नागासाकी शहर की तो ध्यान रखिएगा जो नागासाकी शहर है ये स्थित है क्यूशु द्वीप पर। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। और अगर हम बात करें कि जो जापान की राजधानी टोक्यो है ये कौन से द्वीप पर है, तो देखिए टोक्यो, ओसाका और जो हिरोशिमा है ये तीनों ही स्थित हैं होन्शु द्वीप पर। तो ध्यान रखिएगा जो नागासाकी शहर है ये है क्यूशु द्वीप पर और नागासाकी से ध्यान रखिएगा जो हिरोशिमा और नागासाकी है तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को 2 परमाणु बम गिराए गए थे जो कि अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे। तो अब यहाँ हम इसकी लोकेशन देखते हैं। देखिए ये जो मैप है ये है जापान का और इसमें मुख्य रूप से 5 द्वीप आते हैं, ध्यान में रखिएगा, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोंकू और ओकिवाना। और इसमें जो होन्शु द्वीप है इस पर स्थित हैं इसके 3 मुख्य शहर जो आते हैं टोक्यो, ओसाका और हिरोशिमा। और जो इसका क्यूशु द्वीप है इस पर स्थित है इसका जो नागासाकी शहर है ये वाला। तो ये सारे फैक्ट्स आप इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ कढ़ाई की कलाएं दिखाई गई हैं और उनसे संबंधित राज्य बताए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फुलकारी की बात करें तो सबको पता होगा ये पंजाब की है, बिल्कुल सही है। मुर्री जो कढ़ाई है ये लखनऊ की है, देखिए ये भी बिल्कुल सही है, मुर्री यूपी के लखनऊ की एक कढ़ाई है। अक्सी ये जम्मू कश्मीर की है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो काथा है ये जो कढ़ाई है ये हरियाणा की नहीं है, ये संबंधित है वेस्ट बंगाल से। तो यहाँ देखिए जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन डी वाला कत्था हरियाणा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी काथा हरियाणा। भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन क्या है। देखिए भगवान महावीर हैं ये जैन धर्म से संबंधित हैं और जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर हैं। देखिए जो महावीर हैं इनका प्रारंभ में नाम था वर्धमान, लेकिन जब इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त कर ली थी, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उनके बाद में इनको वर्धमान महावीर के नाम से जाना जाने लगा था। और इनकी जो शिक्षाएं हैं इसका संकलन नाम आता है अगम का। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी। और अगर हम महावीर के चिन्ह की बात करें तो देखिए इनका चिन्ह आता है शेर का और जो बीजक है ये आती हैं कबीर जी की रचनाओं का संग्रह और गुलरुखी नामक शीर्षक से जो सिकंदर लोदी है ये फारसी कविताओं का लेखन करता था और जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर कौन से राज्य में है। देखिए ये जो घर है ये 3 तल पर बेस्ड है, पहला, दूसरा और तीसरा, इसी कारण इसको तलातल घर कहा जाता है और ये स्थित है असम में। और इसका जो ये निवास है ये आता है राजवंश अहोम है उनसे संबंधित ये एक उनका निवास स्थल है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके बारे में 2 बातें पूछी जा सकती हैं कि ये कौन से राज्य में है और दूसरा पूछ सकते हैं कि ये जो स्मारक है ये कौन से वंश से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा असम का एक अहोम वंश आता है उससे ये जुड़ा हुआ है। कौन सी गुफा में रावण को कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दिखाया गया है। देखिए ये दृश्य है यहाँ पर और ये है रावण और यहाँ पर ये जो पार्वती जी और शिवाजी बैठे हैं तो इनको ये पर्वत को हिलाते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो दृश्य है ये दिखाया गया है एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। उदयगिरी की गुफाएं की बात करें तो ये आती हैं उड़ीसा राज्य में, अजंता ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और जो बाराबर की गुफा हैं ये स्थित हैं बिहार में। और जो अजंता की गुफाएं हैं ये गुप्त वंश से संबंधित हैं और जो एलोरा की गुफाएं हैं ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। और एलोरा की गुफाओं में ही एक मंदिर है जो कि चट्टानों को काट कर बनाया गया है जो कि कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी एलोरा की गुफाएं। वेदथंगल पक्षी अभयारण्य कौन से राज्य में है। तो देखिए ये जो अभयारण्य है वेदथंगल पक्षी अभयारण्य ये स्थित है तमिलनाडु में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऊनाकोटी की गुफाएं कौन से राज्य में हैं।
देखिए ये दृश्य है ऊनाकोटी गुफाओं का और ये स्थित है त्रिपुरा में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कौन से राज्य में है? देखिए जो शिवाजी हैं इनके कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं और इन्हीं में से प्रसिद्ध है एक विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर जो कि स्थित है यूपी के बनारस में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? देखिए आगरा में मोती मस्जिद की बात की जा रही है तो मोती मस्जिद प्रमुख आती है 3 शहरों की, जिनके नाम हैं, एक तो आती है दिल्ली की पूछी जाती है, दूसरी आगरा की और तीसरी आती है पाकिस्तान का जो लाहौर है। इसमें भी जो मोती मस्जिद है इसके बारे में भी पूछा जाता है। देखिए जो दिल्ली की मोती मस्जिद है इसका निर्माण करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा, और जो आगरा की मोती मस्जिद है और लाहौर की मस्जिद है इन दोनों का ही निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आगरा में मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए आपको साल से याद रखना है, स से शाहजहां, ए से आगरा की मोती मस्जिद और एल से लाहौर की मोती मस्जिद। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? ये दृश्य आप यहाँ देख के बता सकते हैं कि कौन सा स्मारक है। तो ध्यान रखिएगा ये है इंडिया गेट। इसके अंदर देखिए 2 प्रकार के भारतीय जो सैनिक थे, शहीद थे, उनका आता है नाम। एक तो आता है प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे और दूसरा आता है जो अफगान युद्ध के समय में जो सैनिक शहीद हुए थे। इन दोनों का ही नाम इंडिया गेट पर लिखा गया है। और ध्यान रखिएगा टोटल लगभग 13,300 सैनिकों का इस पर नाम अंकित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। और ये जो गेट है इसका डिज़ाइन किया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा और इसको बनाया गया था लगभग 1911 से लेकर 21 की समयावधि में। और जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये है मुंबई में, जबकि जो इंडिया गेट है ये स्थित है दिल्ली में। और जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसको बनाया गया था लगभग 1911 में, जब जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी जो मैरी है वो जब आए थे भारत में और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तब उनके आने की खुशी में यानी कि उनके सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई में बनवाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडिया गेट। और चार मीनार की बात करें तो ये स्थित है हैदराबाद में और इसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। और उस समय हैदराबाद में जो प्लेग रोग है ये बहुत ही ज़्यादा फैल गया था और इसी से निजात पाने के लिए तब चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। मानव शरीर में धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? देखिए जो धूप का विटामिन है ये कहा जाता है विटामिन डी को। अगर हम इनके सभी के वैज्ञानिक नामों की बात करें तो जो विटामिन ए है इसको रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन बी को थायमिन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरोल। और अगर हम बात करें जो विटामिन डी है ये प्राप्त होता है हमें धूप से। राइट आंसर है ऑप्शन डी। और अगर हम विटामिनों की बात करें तो देखिए जो विटामिन है इसकी खोज के लिए जाना जाता है हॉपकिंस को और विटामिन डी की खोज भी हॉपकिंस ने ही की थी। यानी कि विटामिन होते हैं कुछ, इसके बारे में जो बताया था वो भी हॉपकिंस ने बताया था और विटामिन डी की खोज भी हॉपकिंस ने की थी। और जो विटामिन होते हैं इनका मुख्य रोल हमारी बॉडी में होता है कि ये हमारे रोगों से सुरक्षा करते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो विटामिन होते हैं इनका मुख्य प्रयोग क्या होता है हमारी बॉडी में। तो ध्यान रखिएगा जितने भी रोग होते हैं उनसे हमारी ये सुरक्षा करते हैं। और साथ में ही जो विटामिन डी है इसका कोई भी पादप स्रोत नहीं होता, ये सिर्फ सूरज की रोशनी से ही प्राप्त होता है और इसका जो संश्लेषण है ये यकृत में होता है। और इसके भी 2 प्रकार आते हैं, एक तो आता है D2 आता है और एक आता है D3। जो D2 है इसके जो वैज्ञानिक नाम है ये आता है एर्गोकैल्सीफेरोल और विटामिन D3 का नाम आता है कोलेकैल्सीफेरोल। जो D2 है इसका जो हमें प्राप्ति होती है ये तो होती है जानवरों से और D3 है ये इसकी प्राप्ति होती है हमें पौधे और वनस्पति से। यानी कि डी के 3 पार्ट हो गए, एक तो अकेला विटामिन डी जो हमें मात्र प्राप्त होता है सूरज की रोशनी से, विटामिन D2 है ये हमें प्राप्त होता है जानवरों से और विटामिन D3 है ये हमें प्राप्त होता है पौधे और वनस्पतियों से। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी। निम्न में से चिकित्सा और शल्य विज्ञान से जुड़ा हुआ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थशास्त्र, रघुवंशम और सुश्रुत संहिता। देखिए इनमें जो अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम है ये दोनों ही रचनाएं आती हैं कालिदास की।
अर्थशास्त्र है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रधानमंत्री थे। विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य, उनकी रचना आती है और इसके अंतर्गत उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और सैनिक जो निर्णय होते हैं इनसे संबंधित बातों का उल्लेख किया है। लेकिन जो सुश्रुत संहिता है इसके अंतर्गत इन्होंने उल्लेख किया है, जो सुश्रुत हैं इन्होंने चिकित्सा और जो शल्य विज्ञान होती है यानी कि जो मेडिसिन और सर्जरी होती है इनसे संबंधित बातों को लिखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुश्रुत संहिता। निम्न में से कौन सा जीव विज्ञान के महान प्रतिमानों में से नहीं है? यानी कि जो चारों ऑप्शन हैं इसमें से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो कि जीव विज्ञान से नहीं जुड़ा? पहला हम देखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो देखिए इसके अंतर्गत तैरने के नियम दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जब भी कोई वस्तु पानी में तैरती है तो उसका खुद का जो द्रव्यमान है और वो जितना पानी हटाती है आपस में दूसरी तरफ, तो उसका जो द्रव्यमान है यानी कि वस्तु का द्रव्यमान और पानी का द्रव्यमान दोनों ही बराबर होते हैं। मैनुअल के आनुवंशिकता के नियम, तो देखिए ये आनुवंशिकता से संबंधित है और ये नियम दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि आनुवंशिकता के जनक कहलाते हैं। तो ये तो संबंधित हो जाएगा जीव विज्ञान से। डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत, तो देखिए जो डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत है ये भी हमारी जो प्रजातियां हैं उनसे संबंधित है यानी कि बायो से जुड़ा है। तुलनात्मक जैव रसायन का सिद्धांत, तो देखिए जीवों का और जीवन के जितने भी घटक हैं उनका रसायन से जो संबंधन है उसका उल्लेख किया जाता है तुलनात्मक जैव रसायन के सिद्धांत में, तो ये भी बायो से ही जुड़ा है। लेकिन देखिए जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये आता है फिजिक्स के अंतर यानी कि ये भौतिकी विज्ञान का एक पार्ट है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा जीव विज्ञान के प्रतिमानों में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। मेलिस पिमेला किसका वैज्ञानिक नाम है? देखिए वैज्ञानिक नाम भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर हम तरबूज की बात करें तो इसका नाम हमने कई बार डिस्कस कर लिया, इसका नाम है सिट्रुस लेनाटस। केला है इसका नाम आता है मुसा एक्यूमिनाटा और जो सेब है इसका नाम आता है मेलिस पिमेला। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो नारंगी है इसका नाम आता है सिट्रुस साइनेंसिस। मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन हैं? देखिए हमने मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के बारे में तो बहुत सुना है कि जो मिस वर्ल्ड हैं ये तो थी रीता फारिया और मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन। लेकिन आज हम जानेंगे कि जो पहले भारतीय बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता था तो ये कौन थे? तो इसमें ध्यान रखिए 1951 में पहली बार भारतीय बॉडी बिल्डर थे मनोतोष रॉय, इन्होंने ये खिताब जीता था। ये चित्र आप देख सकते हैं, ये है मनोतोष रॉय। लेकिन उनके बाद में जो मनोहर आईएच हैं, मनोहर आईएच इनको दूसरी बार भारतीय बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने दूसरी बार मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता था। दूसरे भारतीय थे मनोहर आईएच। लेकिन बात ध्यान में रखिएगा जो 2019 है इसके लिए मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले भी एक भारतीय बॉडी बिल्डर हैं और वो हैं चित्राश नटेशन। राइट आंसर देखिए यहाँ पूछा गया है कि पहले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन थे, तो ध्यान रखिएगा ये थे मनोतोष रॉय। राइट आंसर है ऑप्शन बी। गुफाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पर लॉजियों के बारे में पूछा गया है। तो ऑर्निथोलॉजी है ये पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है, इयोलॉजी है ये घोंसलों से जुड़ा है और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों को बारे में स्टडी की जाती है और जो अपेलियोलॉजी है इसके अंतर्गत गुफाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी अपेयोलॉजी। अपने पहले उपन्यास आशा एंड द स्पिरिट बर्ड के लिए यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? देखिए 2019 के लिए एक अवार्ड है यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड जो कि इंग्लैंड का एक बुक अवार्ड है चिल्ड्रन से संबंधित। तो देखिए ये जो बुक है आशा एंड द स्पिरिट बर्ड, इसका जो लेखक है वो है जसबिंदर बिलान और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसमें 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसको यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड दिया गया है, या फिर जो यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड है आशा एंड द स्पिरिट बर्ड इसको किसको दिया गया है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि जसबिंदर बिलान को कौन सी बुक के लिए यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन को कैसे भी वो घुमाकर पूछ सकता है, तो उसके बारे में हमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी ध्यान में होने चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए जसबिंदर बिलान। कल आपसे प्रश्न किया गया था, आपको बताना था कि जो राज्यपाल है राज्य का संवैधानिक प्रमुख
इनको कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 213 जो अनुच्छेद नंबर है इसके अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी करना एक प्रकार की विधायी शक्ति है, चाहे वो राष्ट्रपति जारी करे या फिर वो राज्यपाल जारी करे। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है केंद्र स्तर पर, और जो अनुच्छेद 143 है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर सलाह मांग सकता है, यानी कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है ये परामर्शदात्री न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 213। आज आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि जो नर्तक बिरजू महाराज हैं ये कौन से नृत्य से संबंधित हैं। ऑप्शन में है आपके पास कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम और लावणी। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, और इस ऑप्शन से संबंधित जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो आप उसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप प्लीज़ रोज़ाना ही हमारे इस वीडियो के लाइव सेशन में जुड़ा करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।